नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर परिवार में। और आज की जो हमारी क्लास है वो है हिस्ट्री एमसीक्यू। जी हां, और आज की क्लास जो है ये हमारी 20 क्लास है, 20वीं क्लास है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये हमारी 1500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें एनटीए-नेट, कॉलेज लेक्चरर और पीजीटी के अनुसार है। जी हां, और आज की हमारी क्लास 20वीं क्लास है। और हमारी क्लास का जो टाइमिंग है, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हमारी क्लास का कंटिन्यू जो टाइमिंग है 8 बजे हमारी ये क्लास प्रारंभ होती है। जी हां, और हम शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? हम बात करें जो अकाल था, अकाल से निपटने के लिए कौन से अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है? जी हां, राम सिंह चौहान जी, राकेश कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है जी। और क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो आपकी स्क्रीन पर है। अकाल से निपटने के बारे में जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, कौन से अभिलेख हैं? गीता जी, वेरी गुड इवनिंग। जी हां, नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या आएगा? राम सिंह चौहान जी, गीता जी, तो अकाल के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें कहां से प्राप्त होती है? जी हां, अकाल जो पड़ा था मगध में, अकाल के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ा था। जब मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ा था, इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गए थे और वहीं पर अंतिम समय व्यतीत किए थे। और वहीं पर मैसूर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे। और ये हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? जी हां, ये सोहगोरा, ताम्रपात्र और महास्थान से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, जो सोहगोरा है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है और जो महास्थान है ये बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त होता है। और इन्हीं से दो से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 12 वर्ष अकाल पड़ा था। कितना? 12 वर्ष अकाल पड़ा था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। 12 वर्ष अकाल पड़ा था। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में भाद्रबाहु भी गए थे। कौन गए थे? भाद्रबाहु भी गए थे। और इसी वजह से जो भाद्रबाहु था, जब बुरा वक्त आया तो ये मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। और स्थूल भाद्र ने अपने आप में परिवर्तन किया और स्थूल भाद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। बिल्कुल हमारा राइट जो आंसर आएगा 3 और 4 आएगा, राइट आंसर बी आएगा। जी हां, हमसे ये काफी बार पूछा जाता है कि मगध में 12 वर्ष का अकाल किसके समय पड़ा था? तो याद रखना, जो 12 वर्ष का अकाल जो पड़ा था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। और जानकारी हमें सोहगोरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और महास्थान जो बोगरा बांग्लादेश में स्थित है, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर बी आ जाएगा। बिल्कुल, राकेश जी, राजेश, निषाद जी, वेरी गुड इवनिंग। राजेश सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार और आदाब। जी हां, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो हमारा यहां पर राइट जो आंसर आएगा, राइट आंसर हमारा यहां पर बी आएगा जी। राइट जो आंसर आएगा हमारा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सेकंड है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। यह हमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रशासन जो संभाला था, इसकी जानकारी हमें किस तरीके से हमें प्राप्त होती है? जी हां, बिल्कुल गीता जी, संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्र नामक पर्वत पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान मैसूर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में त्यागे थे। यस, संलेखना विधि वो जैन विधि जिसके तहत भूखा रहकर प्राण त्यागे जाते हैं, जिसे संथारा विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा विधि भी कहा जाता है। आज संजय जी नहीं आया, राकेश जी आज संजय जी नहीं आया। हमें निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। तो ये कौन से में कथा दी गई है जो ये राज प्रशासन जो
एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये किससे पता चलता है? जी हां, व्रत कथा मंजरी से प्राप्त चलता है, गाथा सप्तसती से, मुद्रा राक्षस से, और भास की स्वप्नवास व दत्ता से। जब मैं स्वप्नवास व दत्ता की जब मैं बात करता हूं, इससे तो हमें प्रसेनजीत और वास व दत्ता की प्रेम कहानी के बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। प्रेम कहानी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है स्वप्नवास व दत्ता से। ये किसकी थी? ये भास की थी, ठीक है। और हम बात करें मुद्रा राक्षस जो है, ये विशाखा दत्त का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ये विशाखा दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। जी हां, ये किसका ग्रंथ है? विशाखा दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। और हमें इस विशाखा दत्त के ग्रंथ जो मुद्रा राक्षस है, इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? सी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा जी, बिल्कुल। राकेश जी, राजेश जी बिल्कुल, निषाद जी, गीता जी बिल्कुल, राम सिंह चौहान जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर जो है यहां पर सी आएगा जी। गाथा ये मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त का है। बीरबल जी वेरी गुड इवनिंग, बीरबल जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आदाब जी बीरबल जी, ठीक है ना। तो राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? सी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ था? हम बात करें जो शैव संप्रदाय है, जब हम शैव संप्रदाय की बात करते हैं तो इस संप्रदाय की जो हमें जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त होती है वो हमें मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मूर्ति प्राप्त होती है उससे हमें सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है शैव संप्रदाय की। और फिर शैव संप्रदाय की जब हम बात करते हैं, एक बार तो हमें हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होती है इसकी जानकारी। और फिर हम जब वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति में रुद्र पशुपति जो है प्रयोग जो किया गया है वो पशु इसके शिव जी के लिए किया गया है। इसके बाद मेगिस्थनीज ने भी इसका प्रयोग किया है। जी हां, वेगिस्थनीज ने भी इसका प्रयोग किया है, डायनोसस का प्रयोग किया है इसी के लिए। तो हम बात करें तो इसका जो विभाजन जब होता है शैव संप्रदाय का, तो किसमें सबसे पहला कौन सा बनता है? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? राजेश जी, गीता जी, राम सिंह चौहान जी और ऋषि यादव जी, राकेश कुमार जी, राइट जो आंसर, बीरबल जी राइट आंसर बिल्कुल। हम बात करें पशुपत संप्रदाय सबसे पहले बनता है और ये द्वितीय, और हम बात करें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ये बनता है पशुपति। और लकुलिश ने बनाया था, किसने? लकुलिश ने बनाया था पशुपति को। जी हां, सबसे पहले यही संप्रदाय निकल कर आता है। और कापालिक की मैं बात करूं, जो कापालिक है, कापालिक भी इसी का संप्रदाय था, कापालिक। जी हां, कापालिक इसी का था। और जब हम कापालिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा अंधविश्वास ज्यादा आ जाता है, मानव की खोपड़ी में ये खाना प्रारंभ कर देते हैं कापालिक वाले हैं जो, ठीक है ना। और इसके बाद कालामुख वाला है, इसकी स्थिति और भी बेकार आ जाती है, कालामुख की और भी बेकार स्थिति आ जाती है जो जम्मू कश्मीर की तरफ था। तो सबसे पहले जो निकल कर आता है वो पशुपत संप्रदाय निकल कर आता है। राइट आंसर हमारा सी आएगा। कापालिक की हम बात करें, और एक है महाकाल जो भैरव वाला है, जो उज्जैन का जो मंदिर है महाकाल का, वो इस कापालिक की वाली गिनती में ही आ जाता है, ठीक है ना। कालामुख ये और भी ओसा था। जी हां, शांतनु जी वेरी गुड इवनिंग। तो हमारा राइट आंसर जो है हमारा यहां पर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा सी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकारों में से कौन महिला तीर्थंकार थी? हम बात करें कि महिला तीर्थंकार कौन सी थी जी, महिला तीर्थंकार कौन सी थी जिसे कौन से मानते हैं? श्वेतांबर मानते हैं। हम बात करें श्वेतांबर और दिगंबर हैं एक तीर्थंकार में, वो बड़े कंफ्यूज हैं, उनमें मतभेद है एक तीर्थंकार में। और वो कौन से तीर्थंकार को लेकर उनके बीच में मतभेद है? सुमितिनाथ को लेकर है, शांतिनाथ को लेकर है, मल्लीनाथ को लेकर है, अरिष्टनेमी को लेकर है। किसको लेकर इनके बीच में एक मतभेद चला आ रहा है और वो कौन सा नंबर का तीर्थंकार था? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? राकेश जी, निषाद जी, राजेश जी, गीता जी, किसको लेकर मतभेद है इनके बीच में? बीरबल जी हम बात करें, बिल्कुल हम बात करें, ये 19वें तीर्थंकार हैं मल्लीनाथ की जब हम बात करते हैं तो ये 19वें तीर्थंकार हैं। और हम बात करें जो श्वेतांबर हैं, ये इसे महिला मानते हैं, श्वेतांबर इसे महिला मानते हैं।
और जब हम बात करते हैं जो दिगंबर हैं, दिगंबर कहते हैं कि महिला कोई तीर्थंकार कभी बन ही नहीं सकती। जी हां, दिगंबर कहते हैं कि महिला तीर्थंकार कभी बन ही नहीं सकती। जो तीर्थंकार कपड़े नहीं पहनते तो वो महिला तीर्थंकार कैसे बन जाती है? दिगंबर वाले इस मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। ये इसे पुरुष मानते हैं और ये शिवतांबर वाले इसे महिला मानते हैं और ये 19वें तीर्थंकार है जिससे इनके बीच में काफी मतभेद है। जी हां, 19वें तीर्थंकार है। और अरिष्ट नेमि की जब हम बात करते हैं, अरिष्ट नेमि की जब हम बात करते हैं तो इसे महाभारत में काल में इसे वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई इसे बताया गया है। तो 19वां तीर्थंकार मल्लीनाथ को लेकर इनके बीच में काफी मतभेद है। राइट जो आंसर है, राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। मधु जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राकेश जी बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। जी हां, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, जिस विवाह में कन्या शुल्क देने के साथ साथ होती थी उसे कौटिल्य ने निम्न में से क्या नाम दिया है? वो कौन सा विवाह है जिसमें कन्या का शुल्क दिया जाता है? वो कौन सा विवाह है जिसमें कन्या खरीदी जाती है? वो कौन सा विवाह है? जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार एक आश्वलायन गृह सूत्र है, आश्वलायन गृह सूत्र है। जब हम इस आश्वलायन गृह सूत्र की जब हम बात करते हैं तो इस आश्वलायन गृह सूत्र से पता चलता है कि जो विवाह थे, विवाह 8 प्रकार के थे। कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के थे। और इन 8 प्रकार के विवाहों में 4 पवित्र थे और 4 अपवित्र विवाह थे। जी हां, राम सिंह चौहान जी, गीता जी, निषाद जी, राकेश वर्मा, राकेश कुमार, 4 पवित्र थे और 4 अपवित्र थे। हम बात करें आसुर जो विवाह है इसमें कन्या को बेचा जाता है, कन्या शुल्क इसी में है। राइट आंसर आ जाएगा। पैशाच जो विवाह है, पैशाच विवाह उसे कहा जाता है। पागल या मंद बुद्धि की लड़की के शरीर पर अधिकार कर लेना, इसे पैशाच विवाह कहा जाता है। प्रजापति विवाह की जब हम बात करते हैं इसमें लड़का और लड़की अपनी सहमति से विवाह करते, एक माता पिता की सहमति से विवाह करते हैं और माता पिता यहां पर आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटे और आप हमेशा जिंदगी भर आप खुश रहना। जी हां, जिसे आज किया जाता है। ठीक है ना। और राक्षस विवाह में लड़की को उसके घर से उठा लाते हैं। जी हां, ये राक्षस विवाह क्षत्रियों का धर्म माना गया है भाई। राक्षस विवाह को क्षत्रिय धर्म माना गया है क्योंकि ये वीरता का प्रतीक है। लड़की को उसके घर से उठा लाते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान, कौन? पृथ्वीराज चौहान जैसे कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता को उठाकर लाए थे, वो राक्षस विवाह की गिनती में आता है। जी हां, तो राक्षस विवाह को भी इसमें महाभारत में एक पवित्र विवाह का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? पवित्र विवाह का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो लड़की जो बेची जाती है वो आसुर विवाह में बेची जाती है। और ये चारों विवाह पवित्र हैं। एक होता है, एक पवित्र विवाह है चारों। एक होता है ब्रह्म विवाह। इसमें लड़की जो होती है, लड़की का पिता एक अच्छा गुणवान लड़का ढूंढता है। जी, जैसे आप जैसे लड़के हैं भाई, जो सारे लड़के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो गुणवान लड़कों में ही आते हैं भाई। ठीक है ना, आप लोग गुणवान लड़कों में ही आते हैं। ठीक है ना। एक गुणवान लड़कों से लड़की का पिता अपनी लड़की का विवाह करता है, ब्रह्म विवाह। और देव विवाह, वेदों के जानकार लड़के से विवाह किया जाता है। एक होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है? लड़की का पिता लड़के वालों से, परिस्थितियां उसकी थोड़ी खराब हैं तो एक इसलिए एक जोड़ी गाय और बैल लेता है। ठीक है ना, आर्ष विवाह। एक होता है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह, इसमें लड़की का पिता अपनी लड़की का विवाह किसी गुणवान लड़की से करता है और बोलता है कि जाओ आप जीवन भर खुश रहना। जी हां, ठीक है ना। तो हमारा राइट जो आंसर आएगा यहां पर आसुर, ए हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है जी। गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है हाथ किस मुद्रा में है? जब सिद्धार्थ को दर्शाया गया है जो हाथ है वो किस मुद्रा में? जी जयचंद से दुश्मनी। देखो यार, एक बात थी, जयचंद से दुश्मनी बिल्कुल सही थी भाई, क्योंकि जिसकी लड़की को जिसने भगाया हो, जी हां, जिसकी लड़की को जिसने भगाया हो और फिर वो
व्यक्ति को गुस्सा तो थोड़ा आएगा ही भाई। जब जिसकी लड़की को भगाया है तो उसको थोड़ा गुस्सा तो आएगा भाई। कौन सी मुद्रा में थी भाई? गांधार शैली में महात्मा बुद्ध को कौन सी मुद्रा में दिखाया गया है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? बिल्कुल, हम बात करें गांधार शैली में महात्मा बुद्ध को जो दिखाया गया है वे अभय मुद्रा में दिखाया गया है। कौन सी मुद्रा में दिखाया गया है? अभय मुद्रा में दिखाया गया है। और यहां पर महात्मा बुद्ध को एक आधुनिक तरीके से दिखाया गया है। राइट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? सी। एक आधुनिक तरीके से दिखाया गया है, एक अभय मुद्रा में दिखाया गया है। राइट जो आंसर आएगा हमारा यहां पर सी आएगा, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा मॉडर्न तरीके से, जी हां, गांधार। और ये गांधार जो शैली थी एक ये विदेशी शैली थी। जी हां बिल्कुल संजय जी, गांधार जो शैली थी यह एक विदेशी शैली थी, ठीक है ना। हम बात करें जो गांधार जो शैली थी एक विदेशी शैली थी, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? हम बात करें कि जो ये बौद्ध दर्शन है इसमें जो कल्याण मित्र है वो कल्याण मित्र क्या है, और बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसको कहा गया है? वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें मानव के सबसे नजदीक बताया गया है, जिन्हें कल्याण मार्ग कहा गया है? वो कौन से सिद्धांत है? ऑप्शन है प्रबंधन, अगला है धर्म चक्र, अगला है त्रिरत्न, अगला है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। गजेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, हम बात करें जो बौद्ध धर्म में एक कल्याण मित्र जो बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। ना ज्यादा ये कठिन है ना ज्यादा सरल है, बीच का मार्ग है। सम्यक संकल्प है, अच्छा संकल्प है। सम्यक दृष्टि है, अच्छा दृष्टि रखनी चाहिए। सम्यक वाणी है, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक आजीविका है, अच्छी आजीविका कमानी चाहिए। जी हां, एक नैतिक आजीविका कमानी चाहिए, ठीक है ना। और सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। जी हां, तो कहने का मतलब यह है एक मध्यम मार्ग अपनाया गया है, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा सरल। तो अष्टांगिक मार्ग आएगा जो 8 मार्ग हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा, निम्न स्वभाव में से किसे नरिष्ठा कहा गया है? जिसका अर्थ है एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हम बात करें ऐसा कौन सा है जिसे नरिष्ठा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नरिष्ठा कहा जाता है, और जिसका मतलब है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। नरिष्ठा का अर्थ होता है कि जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वो कौन सा है? ऑप्शन है गण है, विदत है, समिति है, सभा है। तो कौन सा है? राइट जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा जी? क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, और जो राइट जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा? संजय जी, और आपकी मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है, समिति का 9 बार किया गया है। जी हां, विदत का 122 बार किया गया है, और गण का 46 बार किया गया है उल्लेख। तो वो कौन सी थी नरिष्ठा जिसके सिद्धांतों को, जिसकी बात को ठुकरा नहीं सकते थे? और हम बात करें राइट आंसर जो आएगा, राइट आंसर जो आएगा आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूं। राइट जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा? सभा आएगा। इस सभा को कहा गया है। सभा जो है इसमें वृद्ध व्यक्ति भाग लेते थे, सीनियर भाग लेते थे। इसे आप वर्तमान की राज्यसभा मान सकते हैं, उच्च सदन मान सकते हैं। समिति की बात करूं तो इसमें सभी लोग भाग लेते थे, इसे आप लोकसभा मान सकते हैं। विदत जो थी, विदत आर्यों की प्राचीनतम सैनिक संस्था थी। जो गण थी जिसका 46 बार उल्लेख किया गया है, यह भी इन्हीं की संस्था थी। तो यहां पर राइट जो आंसर आएगा डी आएगा। और सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्री भी कहा गया है,
और ऋग्वेद काल में सभा और समिति में महिलाएं भी भाग लिया करती थी और बाद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राइट आंसर जो है हमारा डी आएगा। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। अगला हमारा प्रश्न है, गायत्री मंत्र समर्पित है वो गायत्री मंत्र जो आज भी हमारे परिवार में चल रहा है। बूढ़ी दादी माताएं आज भी गायत्री मंत्र का पाठ करती है और यह गायत्री मंत्र आज का नहीं है, ये आज से ये 3,500 वर्ष पहले का था गायत्री मंत्र, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलती है और गायत्री मंत्र के जो लेखक थे वो विश्वामित्र थे। लेकिन हमारी बात प्रश्न तो यह है कि यह गायत्री मंत्र समर्पित किसके लिए है और राइट आंसर क्या आएगा। इस गायत्री मंत्र के माध्यम से अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। इस गायत्री मंत्र के माध्यम से अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। इसके माध्यम से, जी हां, अनार्यों को आर्य बनाया जाता था इस गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो ये किसको समर्पित है, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। और जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में जिसका उल्लेख किया गया है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये सवित्र को, किसको, सवित्र को समर्पित है। और ये सवित्र जो है एक सूर्य के देवताओं के संबंधित है। और जब हम अदिति की बात करते हैं, ये देवताओं की मां थी। और जब हम इंद्र की बात करते हैं, जिसका 250 बार उल्लेख किया गया है, इंद्र को जिसे पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, आर्यों का सबसे प्रसिद्ध था। और गायत्री का मंत्र तो गायत्री आ रहा है, तो राइट जो आंसर आएगा हमारा यहां पर बी आएगा। जी हां, बिल्कुल गजेंद्र जी बिल्कुल छंद में, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा, बी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है। हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है, और राइट आंसर हमारा क्या आएगा। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बनावली है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है। तो कौन सा स्थल है जो स्थित है, राइट आंसर हमारा क्या आएगा जी। कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। जी हां, हम बात करें जो बनावली है हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। कहां पर है, पंजाब में है। तो 1 और 3 आएगा, क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल। मनोज कुमार जी वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। तो राइट जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और 1 रोपड़ है। रोपड़ बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है भाई, जब बात आई है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि रोपड़ वो स्थल है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले रोपड़ की खोज की गई थी। इसकी बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। किसने, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। कब है, इसकी खोज 1950 में की गई थी सबसे पहले। और हम बात करें स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अगर हम खुदाई की भी बात करें, खुदाई इसकी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसी स्थल की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोज और खुदाई भारत के अंदर जिस स्थल की गई थी उसका नाम रोपड़ था। क्या था, रोपड़। और ये सतलज नदी पर ये पंजाब के अंदर स्थित है। इसकी जो खोज की थी बीबी लाल ने और खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यहां पर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोज और खुदाई किस स्थल की गई थी, तो उसका नाम रोपड़ है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह का अंतिम युद्ध था जो उसके लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुआ। हम बात करें कि कौन सा था, यस मनोज जी, यस। तो हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह का अंतिम युद्ध था जो उसके लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुआ।
तो कौन सा युद्ध है जो शेर शाह सूरी के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ है? कन्नौज का युद्ध, रायसेन का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, तो कौन सा युद्ध है जो उसके लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ था? और राइट आंसर हमारा क्या आएगा? हम बात करें बिल्कुल कालिंजर का जो युद्ध है 1545 ईस्वी में हुआ था, यह शेर शाह सूरी के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। कालिंजर के जो शासक थे कीर्तिपाल, कालिंजर के जो शासक थे कीर्तिपाल, जब यहां पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, जी हां, जब यहां पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, जब एक गोला इस कालिंजर के दुर्ग पर फेंका जा रहा था तो वो गोला वापस आया जहां पर शेर शाह सूरी बैठे थे, वहां पर बारूद का ढेर था और वहां पर आकर फट गया और जिसमें झुलसने के कारण शेर शाह सूरी की भी मृत्यु हो गई। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा सी आएगा। जी हां, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। किस महत्वपूर्ण युद्ध के पूर्व बाबर ने तमगा कर समाप्त करने की घोषणा की थी? हम बात करें कि बाबर ने जो तमगा जो कर था इसे समाप्त करने की जो घोषणा थी वो कब की थी? और राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो कौन सा युद्ध है? राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ज्यादा एज वालों को पहली वरीयता है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है आज। कौन सा नोटिफिकेशन पढ़ा है राकेश भाई आपने? राकेश भाई कौन कौन से नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं आप आजकल? हम बात करें इस खानवा के युद्ध के समय, खानवा के युद्ध के समय बाबर ने अपने सैनिकों को, जैसे आज के नेता घोषणाएं करते हैं, आज के नेता जैसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं, वैसे ही बाबर ने भी खानवा के युद्ध के समय जो मुस्लिम व्यापारियों से जो तमगा कर लिया जाता था उसकी समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। और इसी समय बाबर ने यह भी कहा था कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। और बाबर ने यह भी कहा था कि इस समय जो सैनिक अपना देश जाना चाहे वो जा सकता है। और इसी समय बाबर ने जिहाद का प्रयोग किया था। तो हमारा राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? बी हमारा राइट आंसर आएगा। अच्छा गजेंद्र जी, अच्छा भाई झारखंड पीजीटी का फॉर्म भरना भाई, और मैं कहता हूं कि आपका झारखंड में आपका हो जाएगा भाई। झारखंड का आप पीजीटी का फॉर्म भरना। झारखंड का एग्जाम इतना टफ नहीं है भाई, झारखंड वाले इतना टफ नहीं है। जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं तो आप जरूर भरना झारखंड का। जी हां, जरूर भरना झारखंड का। और बिल्कुल उम्मीद है कि आप निकाल भी लेंगे, ज्यादा कोई वो नहीं है जी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे टफ जो हिंदी मीडियम में जो एग्जाम आते हैं वो यूपी, राजस्थान और बिहार के हैं। बाकी का जो लेवल है थोड़ा कम होता चला जाता है। बाहर राज्य वाले हर जगह सामान्य वर्ग में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम बात, अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था? बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में जो बनवाया गया है, 176 फीट ऊंचा है बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजा जो बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। और राइट जो आंसर है, राइट आंसर हमारा सी आएगा। जी हां, इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे बनवाया गया था। बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था जो 176 फीट ऊंचा है जी। और ये जो बनकर जो तैयार जो हुआ था ये 1602 में ये बनकर तैयार हुआ था जी। कब बनवाया था? 1602 में बनवाया था। लेकिन जो गुजरात जो विजय थी वो 1570-71 में हुई थी। तो राइट आंसर बिल्कुल हमारा सी आएगा। राइट जो आंसर है हमारा यहां पर सी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? जी हां, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा?
दिल्ली में स्थित है, आगरा में स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 14। जी हां, शेर शाह सूरी का। और शेर शाह सूरी का मकबरे से जो प्रश्न पूछा जाता है वो अक्सर प्रश्न आपसे यह बनता है कि कौन सा मकबरा है जो तालाब के बीच में या जल के अंदर स्थित है? वो शेर शाह सूरी का है, सासाराम बिहार में स्थित है जी। ठीक है ना, ये यहां पर है। और यहां पर एक सोन नदी है, यहीं पर स्थित है ये। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आता है? सी आता है। इस मकबरे के बारे में बताया जाता है ये बाहर से मुस्लिम है और अंदर से ये हिंदू दिखाई देता है। तो ये तालाब के अंदर बनवाया गया था और इसका जो निर्माण जो प्रारंभ करवाया था वो स्वयं शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। राइट जो आंसर है हमारा सी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? हम बात करें जो ख्वाजा अब्दुल समद था वो किसके दरबार के चित्रकार थे? ऑप्शन है बाबर के दरबार के, अकबर के दरबार के, जहांगीर के दरबार के, शाहजहां के दरबार के। तो किसके दरबार के थे? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? ख्वाजा अब्दुल समद। ये ख्वाजा जो अब्दुल समद है ये चित्रकार है। कौन है? चित्रकार है। गीता जी, राम सिंह चौहान, राकेश, राजेश, बीरबल जी, गीता जी, संजय जी। हम अब्दुल समद की बात करें, मीर सैयद अली एक तो था, अब ख्वाजा अब्दुल समद, एक था मीर सैयद अली, एक था मीर सैयद अली। ये दोनों चित्रकार ईरान से हुमायूं के साथ भारत आए थे। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ भारत आए थे। लेकिन हुमायूं का शासनकाल ज्यादा नहीं रहा। उसके बाद ये अकबर के राज दरबार से संबंधित है। कौन से? अकबर के राज दरबार से संबंधित है। और राइट जो आंसर है हमारा यहां पर राइट आंसर हमारा बी आएगा जी। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। जीआरएफ हिस्ट्री, ठीक है जी। अभी थोड़ा हमारे कुछ जो ये सीरीज चल रही है हिंदी वाले हैं, लेकिन हमारा इंग्लिश वाले भी टेस्ट जो है, टेस्ट वाले प्रश्न टॉपिक वाइज हमारे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और ये इसमें भी हम थोड़ा भी सुधार करेंगे, इंग्लिश में भी हम इनको लेकर आएंगे। जीआरएफ हिस्ट्री बिल्कुल हम इन्हें इंग्लिश में भी हम इन्हें लेकर आएंगे। ओके जीआरएफ हिस्ट्री बिल्कुल इंग्लिश में भी हम लेकर आएंगे। अभी हमारे केवल ये हिंदी वाले चल रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक वाइज जो सीरीज है वो हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में चल रही है। और इसमें भी हम जल्दी ही हम ये कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये हमारी खुदों की भी प्लानिंग चल रही है। और टेस्ट पेपर में हमने ये परिवर्तन कर दिया है भाई, ठीक है। और इसके अंदर भी हम ये कर देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? हम बात करें कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में और मद्रास अधिवेशन में। जी हां, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? वो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था और ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। जी हां, वो बाल गंगाधर तिलक जिसे बेताज बादशाह कहा जाता है, उसकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। और हम बात करें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो नागपुर का अधिवेशन था, इसमें यह पारित किया गया था। कौन से में? नागपुर अधिवेशन में। जी हां, नागपुर महाराष्ट्र, इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। जी हां, ठीक है ना। और ये वार्षिक अधिवेशन नहीं था, यह विशेष अधिवेशन था जो सितंबर माह में चला था। कब? सितंबर में चला था।
और जब हम वार्षिक अधिवेशन की जब हम बात करते हैं, वार्षिक जो अधिवेशन जो होता था वो होता था दिसंबर माह में। कब होता था? दिसंबर में होता था वार्षिक, और ये विशेष अधिवेशन था। राइट आंसर जिसका हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, अगला हमारा प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठित की गई। जो ये बंग भाषा प्रकाशक जो सभा है ये कब गठित की गई थी? राइट आंसर क्या आएगा? राकेश, टॉपिक वाइज यूट्यूब पर भी होगा, और जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर भी होगा, और एप्लीकेशन पर लेने की हमारी चल रही है कोशिश है। उस पर थोड़ी अभी थोड़ा हम पूरी तरीके से प्रॉपर चीजों को नहीं जान पाया, इसलिए हम एप्लीकेशन से ना लेकर हम यूट्यूब पर ले रहे थे। लेकिन सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कराया जाएगा, और यूट्यूब पर भी आपका चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा सारी जगह चलेगा जी। ठीक है ना, एप्लीकेशन पर भी चलेगा और यूट्यूब पर भी चलेगा। हम बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात करें तो ये जमींदारों ने, बंगाल के जमींदारों ने बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की थी, और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? बीरबल जी, राम सिंह जी, गीता जी, राकेश, संजय जी, बिल्कुल ये बंगाल के जमींदारों ने अपने अधिकारों के लिए इस बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की थी, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, और इसकी, जी हां, तो इसी और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना तो ये बंगाल के जमींदारों ने की थी। तो राइट जो आंसर है हमारा 1836 आएगा। राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा। राकेश, निषाद, राम सिंह जी, संजय, बीरबल, राम सिंह चौहान, गीता जी, तो राइट आंसर बिल्कुल हमारा ए आ जाएगा। ये बंगाल के जमींदारों ने की थी। ठीक है ना, अगला हमारा प्रश्न है, 1875 ईस्वी में बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? हम बात करें कि बंगाल में एक इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, और ये जो इंडियन लीग थी बड़ी प्रसिद्ध लीग थी साहब। इसकी जो स्थापना थी वो स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, शिशिर कुमार घोष ने की थी, राधाकांत देव ने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? जी हां, और आजकल आप देखेंगे कांग्रेस के अलावा जो भारत के ये संगठन थे, राजनीतिक जो संगठन थे, इनसे आजकल आपसे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हां, तो इनसे भी आपसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो हमारा यहां पर जो राइट जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है। जी हां, हम बात करें इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी बंगाल में, और जो ये इंडियन जो लीग थी ये भी अपने अधिकारों के लिए एक इसकी स्थापना की गई थी। राइट जो आंसर है बिल्कुल हमारा यहां पर क्या आएगा? यहां पर राइट आंसर हमारा बी आएगा जी। राइट आंसर जो है बिल्कुल संजय जी, राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, 1632 ईस्वी में किस सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया? हम बात करें कि अंग्रेजों को जो सुनहरा जो फरमान है ये किसने प्रदान किया था? जी हां, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा, बीजापुर और बंगाल, किसने ये सुनहरा फरमान किया था? और इस सुनहरा फरमान के तहत 500 पगोड़ा, कितना? 500 पगोड़ा के बदले, 500 पगोड़ा के बदले, पगोड़ा रुपए की इकाई थी, 500 पगोड़ा के बदले अपने क्षेत्र में अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया था। और ये किसने दिया था? जी हां, किसने दिया था? राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? राकेश, संजय जी, राजेश, बिल्कुल। हम बात करें गोलकुंडा के जो शासक थे जिसका नाम था अब्दुल कुतुब शाह। क्या नाम था? अब्दुल कुतुब शाह जिसका नाम था, कुतुब शाह जिसका नाम था, इसी ने यह अधिकार दिया था। राइट जो आंसर है हमारा ए आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। राकेश कुमार, संजय जी, बिल्कुल। और उसका नाम था अब्दुल कुतुब शाह। इसे सुनहरा फरमान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके तहत 500 पगोड़े के बदले
गोलकुंडा में अंग्रेज कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 1930 में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? हम बात करें भारत में जो अगला अधिनियम जो बनाया जाना था 1919 के बाद, उस अधिनियम के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था। कहां पर किया गया था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जेम्स पैलेस में किया गया था। कहां पर? जेम्स पैलेस में किया गया था, जी हां, लंदन में। और उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे जॉर्ज पंचम थे, उसने इसका उद्घाटन किया था। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड थे, जी हां। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? मोहनदास करमचंद गांधी ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय जी भी दूसरे में गए थे, जी हां। ये वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था इन्होंने। और सरोजनी नायडू ने भी वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। मोतीलाल नेहरू का मतलब नहीं था इस समय। और यहां पर थे मोहम्मद अली जो थे, इसने यहां पर भाग लिया था। किसने? मोहम्मद अली ने भाग लिया था। राइट आंसर यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर जो है हमारा यहां पर डी आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये आपके अभी जो चल रही है हमारी सीरीज, ये हमारी 20 प्रश्नों की अभी सीरीज चल रही है। लेकिन अब बहुत जल्द ही, जैसा कि अब ये रोजे जो चल रहे हैं, अभी थोड़ा ये 22 तारीख के बाद फिर हम रोजों के बाद एक पूरी एनर्जी के साथ 30-35 प्रश्नों की संख्या हम करेंगे। अभी थोड़ी थकावट हो जाती है रोजे की वजह से, तो उस समय थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। गीता जी अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, लेकिन अंबेडकर जी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, जी हां। और अल्लामा इकबाल अर्थात मोहम्मद इकबाल ने भी तीनों में भाग लिया था। भाई राकेश, मैं ये बात बोल रहा हूं, अभी रोजे चल रहे हैं यार, थोड़ी थक जाते हैं अभी थोड़ा, क्योंकि क्लासें दिन में भी क्लासें होती है कोचिंगों में, तो फिर अब शाम को थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ाएंगे भाई। धन्यवाद संजय जी, क्वेश्चन बढ़ाएंगे भाई। क्वेश्चनों की तो मैं खुद ही बोल रहा हूं आपसे, क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे। अभी थोड़ी सी हमारी मजबूरी है यार, वो थोड़ी थकावट, गर्मी का थोड़ा टाइम, क्योंकि आपको मालूम है 6:49 पे रोजा खुलता है, तो फिर उसके 1 घंटे बाद क्लास, तो थोड़ी अभी थकावट सी है थोड़ी। लेकिन जैसे ही हमारे ये रोजे कंप्लीट होंगे उसके बाद हम बिल्कुल बढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। और अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ चीजें पूछनी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई। संजय जी, राकेश जी, गीता जी, राम सिंह चौहान जी, राजेश सिंह, धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद राजेश, धन्यवाद भाई। जैसे ही थोड़ा सा होगा तो बिल्कुल हम प्रश्नों की संख्या जो है हम बढ़ा देंगे भाई, बढ़ाएंगे। मैं खुद भी बढ़ाने में हूं, प्रश्नों की संख्या बिल्कुल बढ़ाएंगे, एक नए सिरे से और भी अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन यह है कि जो अब हमारी क्लासें चल रही है, क्रमबद्ध तरीके से क्लासें चल रही है, यह भी एक आपके लिए बड़ी जरूरी थी। ठीक है राकेश, डाल देंगे भाई, आज वीडियो डाल देंगे। आज एक टॉपिक वाला, आज एक वीडियो डाल देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर तो हमारे डल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर हम फ्री में हमारे कम डल रहे थे। लेकिन आज एक वीडियो आप लोगों को डाल देंगे भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई। और बाकी जो क्लास है, धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद गीता जी, निषाद जी धन्यवाद जी। बाकी हमारा जैसे ही थोड़े रोजे कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर हम क्रम अनुसार हम थोड़ी और ज्यादा प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे जी। उसके बाद तो हम थोड़ा और भी, हम दिन में भी 1-2 क्लास ले लें
उसके बाद हम संख्याएं काफी बढ़ा देंगे। जी हाँ, एक नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ चलेगा। अब ये है कि दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो एनर्जी पूरी नहीं लेकर आ पाते हम, जो एनर्जी होनी चाहिए। जी ठीक है ना, वो जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक अच्छी एनर्जी लेकर आने की। ठीक है, ठीक है भाई, आप सभी को भी गुड नाइट। आप सभी को गुड नाइट। राजेश जी शुभ रात्रि मित्रों और गुरुजी धन्यवाद। राकेश जी, राजेश, राकेश, आप सभी को भी गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छी तरह पढ़ाइयां करें भाई। ठीक है ना, और जो अगला जो टारगेट है, अपने टारगेट के लिए एक टॉप तरीके से आप लोग एक पढ़ाई पर अपनी पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए पूरी तरीके से। ठीक है, और जैसे ही हमारा थोड़ा इस अप्रैल के 22 अप्रैल के बाद हम अपने प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा देंगे भाई। अच्छा, फिर भी आपकी आवाज बुलंद है। राकेश कुमार, धन्यवाद राकेश, धन्यवाद राकेश भाई। ठीक है ना, और भी बुलंद होगी राकेश, और भी बुलंद होगी आवाज, और भी बुलंद होगी भाई, क्योंकि आप लोगों का जब ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो आवाज और भी बुलंद होगी भाई। बस आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की बस जरूरत है। ठीक है भाई, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।